भारत में 31 अक्टूबर 1984 में एक बड़ी घटना हुई है। वह भारत के इतिहास का एक काला अध्याय माना जाना चाहिए। यह घटना क्या थी? श्रीमती इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री की हत्या उन्हीं के अंगरक्षकों के द्वारा की गई। वह दिन हिंदुस्तान कैसे भूलेगा? इसको भूलना कृतज्ञता मानी जानी चाहिए। लेकिन जब भी हम उनकी याद करेंगे तो हमको 1977 की इंदिरा याद आ जाती हैं। हम उनके अन्य क्रियाकलापों को नजरअंदाज कर देते हैं। इंदिरा गांधी कौन थी? उनको क्यों याद किया जाना जरूरी है? उन्होंने नेहरू परिवार की विरासत को किस तरह और किस दिशा में आगे बढ़ाया है? गांधी के प्रति उनकी अनन्य श्रद्धा का आधार क्या है? इन सब बातों की चर्चा के साथ ऑपरेशन ब्लू स्टार और कांग्रेस द्वारा भिंडरवाला को प्रश्रय दिए जाने से उत्पन्न परिस्थितियों का भी हमको विश्लेषण करना चाहिए। क्योंकि राष्ट्र की जो आंतरिक एकता है उसको तोड़ने की राजनीति किस तरह पैदा होती है, वह किस तरह बनती है, इसको समझा जा सकता है उस एक घटना से। इतिहास हमको सबक देता है। यह जो सबक है, इससे हम क्या सबक लेते हैं, हमें किसका मूल्यांकन करना चाहिए और इसका किस तरह मूल्यांकन करना चाहिए, सिर्फ किसी व्यक्ति के स्याह पक्ष को नहीं देखना चाहिए। आज इंदिरा जी के साथ ऐसा ही हो रहा है। जब हम मूल्यांकन करने लगते हैं, खासकर ऐसे व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं जिसकी 2 पीढ़ियां लगातार त्याग और बलिदान की कहानी इतिहास निर्मित करती है, तो हम तुलना में फंस जाते हैं। एक ही परिवार के इतने प्रतिभाशाली नेतृत्व का मिलना कोई आसान बात नहीं है। किसी परिवार में जन्म लेना, बड़े परिवार में खास करके, खुदकिस्मती भी है और बदकिस्मती भी। क्योंकि यहां पर हम तुलना में किसी को बड़ा और किसी को छोटा करते हैं और यह भी मान लेते हैं कि उनकी अगर कोई बड़ी उपलब्धि है तो उनके की निजी उपलब्धि नहीं है, बल्कि उनके परिवार की देन है। इंदिरा जी के साथ इन दोनों तरह की कठिनाई पैदा होती है। हम इस छोटे से व्याख्यान में अपने को उनके विचारों पर केंद्रित करना चाहेंगे, लेकिन विचारों पर चर्चा करते हुए हमको कृतित्व की भी समीक्षा करनी पड़ेगी। क्योंकि नए भारत के निर्माण की बुनियाद उन्होंने रखी थी। कमलापति मिश्र ने नयनतारा थी विजया लक्ष्मी पंडित की पुत्री, उनके हवाले से कहा कि इंदिरा को चित्रित करना आसान नहीं है, क्योंकि उनकी उपलब्धियां जो है समकालीनों के लिए भी आश्चर्य का विषय था। कुछ कल्पना करना आसान है, हो जाता है, लेकिन उनके बारे में, उन तक पहुंचना क्या, उनके बारे में सोचना भी जो है दुरूह है या चुनौतीपूर्ण है। अब देखिए, जो उस समय की तत्कालीन चुनौतियां हैं उसको इंदिरा जी ने बाखूबी उन चुनौतियों को स्वीकार किया है, बल्कि चुनौतियों के साथ ही इंदिरा बढ़ी हुई है। हिचक, भय, पराभव, यह सब इंदिरा जी को छूता भी नहीं है। पाकिस्तान को हथियार देने के सवाल पर आप देखिए, वो छोटी घटना नहीं है। बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम चल रहा है, उस अवसर पर अमेरिकी नीति का खुलेआम विरोध करना, कैसी स्थिति पैदा हुई होगी। एक बार वाशिंगटन में
गॉलब्रेथ ने इंदिरा जी से बात करते हुए कहा था कि आपके कथन से मैं सहमत न भी हूं, किंतु मैं आप अपने पास भावी चिंतन के लिए इसको सुरक्षित रखना चाहता हूं, कहा था। राजनीतिक, सामाजिक अथवा आर्थिक क्रांति को इंदिरा जी वैचारिक क्रांति की चेरी मानती है। अब वैचारिक क्रांति की धुरी है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्रांति। मानव मात्र की समानता जो है यही आध्यात्मिक समाजवाद है, जहां पर नेहरू भी पहुंचना चाहते थे और इंदिरा जी का भी वही लक्ष्य था। नेहरू परिवार ने स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह भाग लिया, कितनी मुसीबतें उठाई, इससे इतिहास भरा पड़ा है। 20 अगस्त 1966 की बात है। विठल भाई पटेल भवन दिल्ली में इंदिरा जी ने अपने व्याख्यान में 1942 में, जब इंदिरा जी की उम्र 25 वर्ष की हुई होगी, तो उसके संस्मरण प्रस्तुत किए थे, उसको साझा किया। जेल का अनुभव वो लिखती हैं, बोलती हैं जेल के अनुभव पर। उसमें उन्होंने आजकल चाइल्ड को उद्धृत करते हुए कहा था कि जेल का एक एक दिन एक एक वर्ष के बराबर होता है। जेल का एक वर्ष बहुत लंबा समय है। तिरस्कार और अपमान झेलना पड़ता है। पांथिक लॉरेंस ने भी जेल के बारे में कहा कि कैदी के जीवन का सबसे बड़ा सत्य है यह है कि उसको पशु का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। सम्मान के साथ और निजी इच्छा से जीने की कोई सुविधा नहीं होती है। ऐसे ही असुविधा भरे माहौल में इंदिरा जी को जेल में रखा गया है स्वतंत्रता आंदोलन के समय, क्योंकि उसका जो अनुभव बताती हैं वह कि स्वजनों से भेंट की अनुमति नहीं थी, महीने में 1-2 बार मिलना होता था, बरसात में पानी की बौछारें आती थी, जाड़े में कड़ाके की ठंड को सहन करना था, यह सब तो आम बात थी। एक बार फिरोज गांधी भी इस जेल में बंद थे और जल्द ही उनको दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। 7 वर्ष जेल काटने होंगे। यह 7 वर्ष कितना लंबा समय था। लेकिन इंदिरा जी के स्वास्थ्य को लेकर के जनता में काफी आक्रोश था। उस समय देखिए, उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने सिविल सर्जन को जेल भेज दिया कि जाइए और देखिए। डॉक्टर ने पर्ची भी दे दी। सुप्रिंटेंडेंट ने इंदिरा जी के सामने उस पुर्जी को टुकड़े टुकड़े करके हवा में उड़ा दिया। जेल में सांप का भी संदर्भ देती हैं और एक प्लेन के क्रैश होने के बाद जो है जलने से बचने का भी संदर्भ देती है। तो इतने कठोर जीवन से निकल करके इंदिरा आई हैं। स्वतंत्रता दिवस पर 1967 में लाल किले से जो उन्होंने कहा, भाषण दिया, उसमें भी उन्होंने पुराने दिनों की याद की और कहा कि वह दिन क्या था, शंकाओं से भरा हुआ था। आज़ादी मिलेगी नहीं मिलेगी, सरकार हम बना सकेंगे कि नहीं बना सकेंगे, देश में एकता रख सकेंगे कि नहीं रख सकेंगे। देश का बंटवारा हुआ, कश्मीर पर हमले हुए, गांधी जी की हत्या हुई, एक एक करके महान नेता चल बसे। लेकिन भारत की जनता ने अपनी ताकत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाई। इसी भाषण में वह कहते हैं कि आज समस्याओं की कमी नहीं है, महंगाई है, वेतन बढ़ाने की मांग हो रही है, सारी दुनिया में समस्या है, महंगाई बढ़ती है तो कीमतें बढ़ती हैं, कीमतें बढ़ती हैं, महंगाई बढ़ती है, वेतन बढ़ाने की मांग होती है, किराए बढ़ते हैं और चीजें बढ़ जाती हैं। इस चक्कर से हम को किस तरह से रोकें। शांति की आवश्यकता पर भी बल देती हैं। कहा उन्होंने एक वास्तविक व्यक्ति की तरह, वास्तविक जो है नेता की तरह कहा कि तनाव कोई अजीब बात नहीं है, लेकिन प्रश्न उठेंगे, लेकिन उन प्रश्नों का शांति से, दोस्ती से सुलझाया जाना किस तरह संभव होगा, यह जो है हमारे लिए सोचने का विषय है।
कहा कि तीनों सेनाओं के हाथों में देश की आज़ादी सुरक्षित है, लेकिन हमारा यह कर्तव्य है कि हम एकता को बनाने के लिए कष्ट उठावें। 20 अगस्त 66 के अपने भाषण में भी उन्होंने कहा कि हमने जो है आज़ादी हासिल की, वह राजनीतिक आज़ादी थी। इस आज़ादी को पक्का करना होगा और आर्थिक आज़ादी हासिल करने की कोशिश करनी होगी। यह मात्र समाजवाद के द्वारा हो सकता है और हिंदुस्तान के हालत को सुधारने का दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान का समाजवाद कैसा होगा? हिंदुस्तान का समाजवाद अपने रास्ते से बनेगा, वो दूसरे की नकल से नहीं होगा। हम कोई पेड़ या पौधा लगाते हैं तो यह देखते हैं कि वह हमारी धरती, हमारी जमीन पर पनपेगा कि नहीं। हमें उसी तरह के समाजवाद को बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यह बुनियादी चीज है और मुल्क की बुनियादी चीज इसी पर है। हम अपने देश की गरीबी कैसे दूर करेंगे? आजादी का मायने क्या है? सबको पेट भर भोजन कैसे मिलेगा? तन ढकने के लिए कपड़ा कैसे मिलेगा? घर कैसे मिलेगा? नौकरी कैसे मिलेगी? शिक्षा कैसे मिले? सबकी जरूरतें किस तरह पूरा हो, तब वह आदमी आजाद माना जाएगा, क्योंकि आजादी से वह सोच सकेगा। गांधी को जब कोई ईश्वर का नाम कहता था कि ईश्वर है, ईश्वर का नाम लेना चाहिए, तो वह भी कहते थे कि भूखे आदमी को ईश्वर उसके खाने के रूप में दिखेगा, रोटी के रूप में दिखेगा। तो इंदिरा जी को यह बात सताती रही कि देश के करोड़ों किसान जो हैं, हरिजन जो हैं, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इनकी आवाज हम तक पहुंचनी चाहिए। वह अपनी दुख की कहानी सुना सकें। जो चुप बैठे हैं उनका रोना भी हम सुन सकें। क्यों? वह चाहती थी कि उनके अंदर आत्मविश्वास जगे, आशा की ज्योति जगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मुंबई में बैठक हुई थी 1969 में, दिसंबर को, 28 दिसंबर को, जिस दिन जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उस समय कहा कि यह इंदिरा जी ने कि यह गरीबी ईश्वर की देन नहीं है, यह तो मनुष्य के अत्याचार है। अब यह देखिए, यह क्रांतिकारी विचार कि मनुष्य के अत्याचार के कारण ही गरीबी है। इन परिस्थितियों को कैसे बदला जाए, इसके लिए क्या कदम उठाए जाए? तो गरीब अपनी गरीबी को पहचाने। बाहर से यह बदलाव आने वाला नहीं है, यह भीतर से बदलाव आना चाहिए। जनता की ताकत अगर जगेगी तो उसको कोई रोक नहीं सकेगा। गुरुकुल कांगड़ी के दीक्षांत भाषण में इंदिरा जी ने कहा कि असंतोष कोई नई अवस्था नहीं है, अन्ना असंतुष्ट होना बुरा है। परिवर्तन की जिनमें चाह है उससे इसका निकट का संबंध है। अगर हम उन परिस्थितियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, यदि असंतोष की भावना को लगन और धैर्य के साथ रचनात्मक शक्ति में बदला जाए तो वह खतरनाक नहीं रहेगा। यह हम अब देखेंगे कि इंदिरा जी का लोकतांत्रिक समाजवाद का शिल्पी उनको क्यों माना गया। 1929 में नेहरू ने लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में समाजवाद को परिभाषित किया था और कहा था कि इसको हासिल करने के तरीकों के बारे में हमको सोचना चाहिए। इंदिरा जी ने 1967 की हार से सबक ली थी। 1967 में जगह जगह संवित सरकारें बनी। फिर उन्होंने घोषणा पत्र में जो मुद्दे उठाए गए थे उनको क्रियान्वित करना शुरू किया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ, भूमि सुधार कानून बने और भूतपूर्व राजाओं के जो प्रिवी पर्स से उसकी समाप्ति हुई। 8 नवंबर 1969
वो कांग्रेस जनों के नाम उन्होंने पत्र लिखा है, जिसमें कहा है कि समाज में अहिंसक क्रांति से परिवर्तन लाने के लिए ही कांग्रेस ने सत्ता संभाली है, कांग्रेस ने जिम्मेदारी ली है। यदि वह नहीं हो सकता है तो कांग्रेस का क्या लाभ है, या सत्तारूढ़ रहने से क्या मतलब है। तो कांग्रेस का लक्ष्य जो है वह आर्थिक जनतंत्रवाद की स्थापना करना है। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। अब देखिए, फिरका परस्ती, रूढ़िवादिता तो इंदिरा जी में था ही नहीं। वह सभी धर्मों के लोगों को हिंदुस्तान का नागरिक मानती हैं। कहते हैं कि मजहब अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी सब मजहब को होनी चाहिए और मजहब का राजनीतिक जीवन में किसी प्रकार दखल नहीं होना चाहिए। कहती है कि जिनको तकलीफ होगी उन्हें पनाह दी जाएगी, उन्हें मौका है कि वह यहाँ आकर बसें, अपने तरीके से रहें। यह आज़ादी के लिए जरूरत है। गुरु नानक जयंती के अवसर पर गांधी मैदान में 28 नवंबर 1966 को भाषण हुआ। उसमें उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध और गुरु नानक पूर्णिमा के दिन पैदा हुए। उन्होंने धर्म, इंसानियत से धर्म को जोड़ा। दोनों ही समाज सुधारक हैं। उनकी शिक्षाओं से देश तथा दुनिया में अच्छे नागरिक बनने की हमको सबक मिलती है। अब विज्ञान को भी मानव कल्याण के साथ जोड़ने की बात वह करते हैं। सामाजिक जीवन और वैज्ञानिक आवश्यकता के बीच जो दरार है उसको पाटा जाना चाहिए। विज्ञान को सामाजिक महत्व दिया जाना चाहिए। हम यहाँ देखते हैं कि टेक्नोलॉजी ने एक सुखी समाज नहीं बनाया है बल्कि सुखी वर्ग बनाया है। इस टेक्नोलॉजी को वह राष्ट्र के हवाले करती है, राष्ट्र के नियंत्रण में करने की बात करती हैं। यह बात मैं किशन पटनायक के हवाले से कह रहा हूँ। उन्होंने ही कहा है कि टेक्नोलॉजी ने संपन्न समाज नहीं संपन्न वर्ग बनाया है। इस खतरे को इंदिरा जी समझ रही थी। यही बात विनोबा जी आत्मज्ञान और विज्ञान को मिलाने में करते हैं। आत्मज्ञान सामाजिक है और नैतिकता की इसमें पूट है। इस तरह इंदिरा के वैचारिक संदर्भों को लेकर चर्चा की जानी चाहिए। भिंडरवाला की परिस्थिति क्यों पैदा हुई, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, यह एक अलग चर्चा का विषय है और इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।